स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से मानव सभ्यता की सीमाओं को परखता आया है। जैसे ही नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही चांद पर जो खतरे मौजूद हैं वो इस मिशन के साथ ही हमारे लिए एक रियलिटी बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यात्री चांद के साउथ पोल के पास एक बीहड़ इलाके में किसी एक्सपेडिशन पर गया है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वो अंतरिक्ष यात्री मून के साउथ पोल पर मौजूद किसी क्रेटर की गहराइयों में चला जाता है, जो हमेशा अंधेरे से ढका रहता है, जहां कभी कोई रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता और वहां का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस घटना के बाद से उस एक्सपेडिशन और एस्ट्रोनॉट से हर तरह का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। -173 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ वो एस्ट्रोनॉट अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। चांद पर दूर दराज मौजूद एक बहुत ही खतरनाक इलाका, जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, न कोई जीपीएस, न कोई रेडियो कनेक्शन। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वहां पर वो हेल्प के लिए ना तो आसपास से किसी को बुला सकता है और ना ही चिल्ला सकता है, क्योंकि वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स इस तरह की सिचुएशन से डील करने में माहिर होते हैं। उन्हें इस तरह की परिस्थितियों से डील करने की ही ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन चांद पर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं और नहीं पाई जाती। जहां ब्लैकआउट्स होना एक आम बात है, वहां का इलाका पूरी तरह से गहरे गड्ढों, क्रेटर्स और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा पड़ा है, जो उस एस्ट्रोनॉट के लिए किए जाने वाले किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। जहां धरती पर हम किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को घंटों में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ज्यादा समय लेने वाला है। हर एक सेकंड हमें एक नया खतरा मिलेगा। स्पेस के उस हार्श एनवायरनमेंट में, चांद के उस वैक्यूम में कोई भी इक्विपमेंट माल फंक्शन कर सकता है। नेविगेशन सिस्टम हमें एरर दे सकते हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स मून बेस पर रहने वालों और एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम काम आने वाला है। यूनिसा यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से रिसर्चर्स की एक टीम ने इसे डेवलप किया है। ये सिस्टम चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये चांद के हार्श और यूनिक कंडीशंस को देखते हुए ही बनाया गया है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि चांद पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स चाहे किसी भी हालात में हो, किसी भी रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल अपने बेस तक पहुंचा पाएं, जहां उनकी हेल्प करने के लिए कोई तो मौजूद होगा। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत सी जिंदगियां बचा सकती है। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को आगे हर जगह पर यूज किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के कुछ ऐसे अनजान खतरों को एक्सप्लोर करेंगे जो वाकई नासा को सोचने पर मजबूर करते हैं, और कैसे हमारी धरती से बाहर चांद पर रेस्क्यू सिस्टम काम करेगा और ये धरती पर हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये रोमांचक सफर अब शुरू होने वाला है। डेंजर्स ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। मून को एक्सप्लोर करना, इसे कॉलोनाइज करना सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक, साइंस फिक्शनल और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये उन सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट्स में से एक है जहां इंसान कभी रहने के लिए जाना चाहेगा। चांद पर कोई वातावरण नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां सांस लेने के लिए ना तो हवा है, ना वहां मौसम है, और ना ही कोई ऐसी प्रोटेक्शन है जो वहां सूरज और स्पेस से आ रहे जानलेवा रेडिएशन से हमें बचा सके। चांद पर दिन के समय वहां की सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं रात को यही टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ऐसे में जहां तापमान में इतना ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलता हो, वहां किसी भी शेल्टर के बिना कोई प्रॉपर इक्विपमेंट के ये शिफ्ट इंसानों को मिनटों में ही खत्म कर सकता है। चांद का साउथ पोल, जहां नासा अपने फ्यूचर मिशंस भेजने की तैयारी कर रहा है, वहां पर तो खतरा और भी ज्यादा है।
वो इलाका परमानेंट डार्कनेस में डूबे क्रेटर से भरा पड़ा है जो मीलों चौड़े हैं। इन अंधेरे इलाकों में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिससे कि इनमें से कुछ क्रेटर्स इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम के वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक हैं। और इन इलाकों में अगर एस्ट्रोनॉट्स किसी एक्सपेडिशन पर जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से अपने इक्विपमेंट्स के भरोसे ही रहना होगा, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ा खतरा कम्युनिकेशन में आ जाता है। रेडियो सिग्नल्स मून के बीहड़ इलाकों में ऊबड़ खाबड़ सतह होने की वजह से चांद को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। अगर कोई एस्ट्रोनॉट गहरे क्रेटर में चला जाता है या फिर ऐसे इलाके के बीच में फंस जाता है जहां रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो मिशन कंट्रोल या फिर आसपास के कॉलोनाइज्ड इलाकों से संपर्क नहीं कर पाएगा। चांद का वो हार्श एनवायरनमेंट और वो अकेलापन कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए मदद बुला पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस में समय ही सब कुछ होगा। हर एक सेकंड बिना कम्युनिकेशन के उनकी जिंदगी के बचने की संभावना को लगातार घटा रहा होगा। और इसके बाद कुछ मैकेनिकल रिस्क भी आ जाते हैं, जैसे कि स्पेस सूट, रोवर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये सभी चीजें चांद के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन की जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होती। और अगर एक भी इक्विपमेंट फेलियर होता है, जैसे कि हेलमेट के वाइजर में कोई क्रैक आना या फिर ऑक्सीजन टैंक में माल फंक्शन होना या फिर आप कह सकते हैं कि रोवर का डेड हो जाना, एस्ट्रोनॉट्स को ऐसी हालात में लाकर खड़ा कर देगा जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा और न ही उनके लिए वहां पर कोई बैकअप होगा। और स्पेस के उस वैक्यूम में किसी गेम की तरह कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स आने वाले इन खतरों से पूरी तरह से अवेयर थे, लेकिन वो मिशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए थे। लेकिन नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए भी रहना पड़ सकता है, और जितना लंबे समय तक वो चांद पर रहेंगे, उनकी ऐसी किसी परिस्थिति में फंसने या उनके साथ कुछ गलत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आकर एक रिलायबल रेस्क्यू और कम्युनिकेशन सिस्टम चांद पर बनाई जाने वाली उस कॉलोनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बिना हम लंबे समय तक चांद को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे अनजान फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम अक्सर कंसिडर नहीं करते, और चांद पर भी कुछ ऐसे ही फैक्टर्स जरूर मौजूद होंगे जो हमारी प्लानिंग को किसी भी वक्त चौपट कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स किसी भी समय कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और उस समय जो हमें लॉस होगा वो पूरी स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे बड़ा घाटा साबित हो सकता है। और इसीलिए हमें नए अलार्मिंग सिस्टम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाउ ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम वर्क्स। नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम हमारे लिए एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के समय आने वाले कुछ यूनिक चैलेंजेस को देखते हुए ही बनाया गया है। हालांकि ये एग्जिस्टिंग कॉस्पास सारसैट सिस्टम पर आधारित ही बनाया गया है, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड रेस्क्यू नेटवर्क है जिसे हम धरती पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको चांद के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। चांद पर कोई भी ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जीपीएस नहीं है, और न ही ऐसे टावर्स हैं जिनसे हम सिग्नल्स ट्रांसफर कर पाएं। तो ये नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट्स के एक कॉन्स्टलेशन पर आधारित होगा जो चांद को ऑर्बिट कर रहे होंगे। यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट्स चांद को ऑर्बिट कर रहे होंगे और वो चांद के हर एक कोने पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए होंगे, और सैटेलाइट्स का वो जाल हमारे इस डिस्ट्रेस सिस्टम का आधार होगा। ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट चांद की किसी खतरनाक जगह पर मुसीबत में फंसा हुआ है, तो वो इस सिस्टम के जरिए एक लो पावर इमरजेंसी बीकन को एक्टिवेट करेगा, जो कि उसके इक्विपमेंट्स में लगा होगा। ये बीकन एक डिवाइस होगा जो सिग्नल भेजेगा सीधा उन सैटेलाइट्स को जो कि मून को ऑर्बिट कर रही होंगी, और फिर वहां से वो सैटेलाइट्स उस सिग्नल को आगे अर्थ बेस्ड मिशन कंट्रोल या फिर चांद पर आसपास के किसी ल्यूनर बेस को पहुंचा देगा। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर वाकई मुसीबत में है तो उसका पता तुरंत ही किसी न किसी को लग जाएगा। इस पूरे सिस्टम में बीकन टेक्नोलॉजी एक की इनोवेशन है।
डॉक्टर मार्क राइस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के लीड रिसर्चर हैं और सेफ्टी फ्रॉम स्पेस के फाउंडर भी हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बीकन लो पावर कंडीशंस में भी 10 घंटे तक ट्रांसमिशंस को संभाल सकता है और ये उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो अपने बेस से किसी काम या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत दूर जा रहे होते हैं और उनके पास बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है। उनकी टीम द्वारा डेवलप की गई वेवफॉर्म टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ कम्युनिकेशन स्टेबल बना रहे और एनर्जी एफिशिएंट भी हो, जो कि स्पेस में सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिस्टम की एक और खासियत है रियल टाइम ट्रैकिंग। सैटेलाइट नेटवर्क लगातार एस्ट्रोनॉट्स की लोकेशन को मॉनिटर करता रहता है, जिससे मिशन कंट्रोल उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है उन कंडीशंस में भी जहां उनका संपर्क बेस या फिर ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया हो। और ये कैपेबिलिटी खास तौर पर तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई एस्ट्रोनॉट किसी बहुत ऊंचे पहाड़ के पीछे या फिर किसी गहरे क्रेटर में फंस जाता है। ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में अगर हमें एस्ट्रोनॉट की एकदम प्रिसाइज लोकेशन पता होगी तो वहां पर हमारा उनकी लोकेशन और उनको ट्रैक करने में खर्च होने वाला कीमती समय बच जाता है और हम अपना पूरा ध्यान तेजी से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगा सकते हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी इसे लगातार इंसानी निगरानी की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है और इसके ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम के चलते एस्ट्रोनॉट्स अपना पूरा ध्यान खुद के सर्वाइवल पर लगा सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता होगा कि इस सिस्टम की वजह से ग्राउंड कंट्रोल या फिर ल्यूनर बेस तक उनकी जानकारी पहुंच गई होगी और उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई न कोई मदद जरूर आ रही होगी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लगातार कम्युनिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा देकर ये एस्ट्रोनॉट्स को दूर तक एक्सप्लोर करने का मौका देता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को ये भरोसा रहता है कि अगर वो चांद पर किसी खतरनाक मिशन पर निकलते हैं तो वो अकेले नहीं होंगे। अगर कहीं पर भी मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो उनके लिए तुरंत मदद हाजिर हो जाएगी। एप्लीकेशंस बियॉन्ड मून। इस रेस्क्यू सिस्टम का सबसे रोमांचक पहलू तो ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ चांद पर ही नहीं किया जाएगा, बल्कि चांद से परे भी हम इस सिस्टम को यूज कर पाएंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता मंगल और अन्य डीप स्पेस डेस्टिनेशंस के मिशन की तैयारी कर रही है, कम्युनिकेशन और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। चांद पर जिन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और लंबे रिस्पॉन्स टाइम, और मंगल पर परिस्थितियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाएंगी। मान लीजिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट मंगल पर किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाता है तो वहां से डिस्ट्रेस कॉल को पृथ्वी तक पहुंचने में 20 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाएगा और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक एक मिनट बहुत भारी पड़ जाते हैं और सिर्फ यही छोटे समय का फर्क ही वहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाएगी। लेकिन इस नए सिस्टम के इस्तेमाल से अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी मुसीबत में फंस जाता है तो बीकन टेक्नोलॉजी तुरंत ही इसकी जानकारी धरती पर ग्राउंड कंट्रोल को भेज देगी, लेकिन साथ ही मार्स पर बने बेस पर भी उसकी जानकारी पहुंच जाएगी, जिससे कि उनके साथी उस एस्ट्रोनॉट की मदद के लिए जल्दी से जल्दी कोई रेस्क्यू प्लान बना पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका की रिसर्चर्स की टीम ने इस टेक्नोलॉजी का एक वर्जन धरती पर भी इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया है, जिसे बीगल कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ धरती पर ही किसी रिमोट या फिर हजार्डस एनवायरनमेंट में और या फिर सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में बहुत काम आ सकती है, जैसे कि हिमालय में फंसे पर्वतारोहियों से लेकर डिजास्टर जोन में काम कर रहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स तक। बीगल लो पावर कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। भले ही वहां पर दूसरे कन्वेंशनल नेटवर्क्स फेल हो जाएं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल है कि ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी काम करती रहेगी। बीगल का 2-वे कम्युनिकेशन फीचर इसे और भी ज्यादा यूजफुल बना देता है। ट्रेडिशनल SOS सिस्टम के विपरीत, जो सिर्फ एक सिग्नल भेजते हैं, बीगल लोगों को रेस्क्यू के साथ कम्युनिकेट करने की भी सुविधा देता है, जिससे कि वो अपनी परिस्थिति के बारे में लोगों को अपडेट दे सकते हैं। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन रेस्क्यूअर्स को अपने प्लान्स बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। इससे समय की भी बचत होती है और जान माल की हानि भी कम हो जाती है। यहाँ पर स्पेस और अर्थ बेस्ड एप्लीकेशंस के बीच हमें एक समानता दिखाई देती है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
चाहे चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की बात हो या फिर धरती पर गंभीर परिस्थितियों में फंसे लोगों को बचाने की बात हो। बीगल टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वो किसी भी तरह से पहुंच से बाहर ना जाए, उसका किसी भी हालात में कम्युनिकेशन बना रहे। ये नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे जैसे हम चांद, मंगल और उससे आगे के लॉन्ग टर्म मिशंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक रिलायबल कम्युनिकेशन और रेस्क्यू सिस्टम होना बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत से अनजान और रहस्यमय खतरों से भरा हुआ है और इस तरह की इनोवेशंस के बिना जोखिम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जहां पर इंसानी जान की बात आती है वहां पर हम दांव नहीं खेल सकते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का असर स्पेस से भी परे है। बीगल यहां धरती पर भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक रेवोल्यूशन ला सकता है और ये हमें इस नए सिस्टम की क्षमता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनका हमारे दैनिक जीवन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, वो कैसे और ज्यादा बेहतर होती जा रही है। अब चाहे चांद हो या फिर पृथ्वी के रिमोट एरियाज, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि अगर कोई किसी बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है या किसी इमरजेंसी में है तो वह हमेशा किसी न किसी से संपर्क जरूर कर पाए। और धरती पर यह टेक्नोलॉजी मरीन सेलर्स के बहुत काम आ सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि मदद न मिलने की वजह से समुद्र में बहुत से हादसे हो जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी वहां पर किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे जैसे नासा आर्टेमिस प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, हमारा नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का सपना भी सच होने वाला है। लेकिन एक्सप्लोरेशन भी तभी मुमकिन है जब वो सुरक्षित हो। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स को उनके इस सराहनीय काम के लिए उनका बहुत धन्यवाद। अब एस्ट्रोनॉट्स चाहे मून पर हों या फिर मार्स पर हों या फिर कोई भी अनजानी जगह पर हों, वहां पर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वहां पर खतरा है। लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि उनके पास एक लाइफलाइन है, एक भरोसा है कि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं वो उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। वो चांद ही था जिसकी वजह से पृथ्वी पर उन परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि जीवन धरती पर फल फूल सके। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत चांद की वजह से ही हो पाई थी। इसका ऑर्बिट पृथ्वी पर मौसम को कंट्रोल करता है और आज भी यही मौसम पृथ्वी को डोमिनेट कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि धरती पर जीवन और मानव सभ्यता का अस्तित्व चांद के बदौलत ही संभव है। पर क्या ऐसा हमेशा के लिए रहेगा? क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। चांद हमारी अर्थ के अराउंड एक बेहद ही प्रिसाइज ऑर्बिट में घूमता है। ये अपनी एक्सिस पर एक चक्कर ठीक उतने ही समय में लगाता है जितने समय में ये पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा करता है और इसी वजह से हम चांद के सिर्फ एक हिस्से को ही देख पाते हैं। यानी कि मून हमारी अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। अपोलो मिशंस के दौरान चांद पर हमने कई रेट्रो रिफ्लेक्टर्स छोड़े थे। जब वैज्ञानिकों ने उन पर लेजर्स को फायर किया और रिफ्लेक्टेड लेजर्स पर जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि चांद तो हमसे दूर होता जा रहा है और इस प्रोसेस को ल्यूनर रिसेशन कहा जाता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिकों ने एकदम प्रिसाइज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये पता लगा लिया है कि ये कितनी तेजी से हमसे दूर होता जा रहा है। 3.8 सेंटीमीटर हर साल। जी हाँ, यही स्पीड है चांद की। फिलहाल ये स्पीड देखने में बहुत कम लग सकती है, लेकिन एक बड़े टाइम स्केल पर इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि चांद के दूर हो जाने में कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब भी जिम्मेदार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चांद हमसे दूर क्यों भाग रहा है, इसमें हमारी क्या भूमिका है और क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा। ज्वार भाटा, ये सब टाइड्स का खेल है जिसे अक्सर हम ज्वार भाटा कहते हैं। डेविड वेल्थम जो कि जियोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस अर्थ मून रिलेशनशिप को गहराई से स्टडी किया है। तो चलिए आपको आसान भाषा में इस पूरी प्रोसेस को समझाते हैं। हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और मून भी अर्थ को ऑर्बिट करता है। चांद अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्रों में हाई और लो टाइड्स बनती हैं।
दरअसल ये टाइड्स समुद्र में एक तरह का पानी का उभार होता है जो चांद की ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है। अब ये उभार तो चांद की ग्रेविटी की वजह से बन जाता है, लेकिन धरती अपनी एक्सिस पर काफी ज्यादा स्पीड से घूमती है और उस समुद्री उभार का बेस जो कि समुद्र की सतह पर है वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता है। तो वो उभार हमेशा पृथ्वी की स्पीड की वजह से चांद से आगे ही रहता है और चांद उस टाइड को पीछे से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसी वजह से धरती की सरफेस और ओशंस के पानी में एक जबरदस्त फ्रिक्शन देखने को मिलता है और धरती की कुछ रोटेशनल एनर्जी इसमें खत्म हो जाती है। धरती अपनी एक्सिस पर धीमी हो जाती है और चांद को इससे एनर्जी गेन होती है। क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इसीलिए चांद अपनी ऑर्बिट में थोड़ा दूर खिसक जाता है और इस तरह से चांद हमसे दूर चला जाता है। तो यह है पूरी प्रोसेस जिसकी वजह से चांद हमसे दूर जाता जा रहा है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि चांद तो दूर जा ही रहा है, पर धरती भी अपनी एक्सिस पर धीमी गति से घूम रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि धरती पर दिन की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1600 के बाद से हमारी धरती पर दिन की लंबाई हर सदी 1.09 मिलीसेकंड तक बढ़ जाती है। कुछ और एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि ये आंकड़ा 1.78 मिलीसेकंड्स पर सेंचुरी है, यानी कि हर एक सदी में दिन 1.78 मिलीसेकंड बड़ा होता जा रहा है। अगेन ये टाइम आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक बड़े टाइम स्केल पर देखेंगे तो आपको तस्वीर एकदम साफ दिखाई देगी। हमारी धरती का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अनुमान के मुताबिक सौरमंडल के बनने के करीब 50 मिलियन साल बाद पृथ्वी को हमारा चांद मिला, एक भयानक टकराव के बाद। मंगल ग्रह के आकार का थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, जिससे हमारे चांद का निर्माण होता है। और जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बात साफ करते हैं कि धरती पर और चांद पर एक ही जैसी चट्टानें पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इतिहास में धरती और चांद बहुत पास थे। आज की अगर बात करें तो चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टडीज से हमें ये पता चला है कि 3.2 अरब साल पहले जब धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स ने चलना शुरू ही किया था, तब चांद धरती से सिर्फ 2,70,000 किलोमीटर दूर था, आज की दूरी का करीब 70%। वहीं दूसरी ओर जहां आज धरती पर एक दिन 24 घंटों का होता है, लेकिन उस समय उन 24 घंटों में 2 बार सनसेट और सनराइज होता था। उस समय दिन और रात इतनी जल्दी होते थे कि दिन और रात का तापमान लगभग एक ही जैसा होता था। सूरज के ढलने के बाद एनवायरनमेंट और जमीन को अपना तापमान कम करने का मौका ही नहीं मिल पाता था कि दोबारा से दिन हो जाता। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी चीज ने धरती पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बायोकेमिस्ट्री पर एक गहरा असर डाला था। स्टडीज के दौरान एक और हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि ल्यूनर रिसेशन की स्पीड थ्रू आउट द हिस्ट्री एक जैसी नहीं रही, यानी कि कभी तो चांद धीमे से दूर गया और कभी बहुत तेजी से। करीब 550 से 625 मिलियन साल के पीरियड के दौरान चांद हमसे हर साल 7 सेंटीमीटर दूर जाता रहा। खैर अभी ये स्पीड 3.8 सेंटीमीटर के करीब है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा ही होता आया है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। दरअसल अभी हम जिस पीरियड में हैं उसमें रेट ऑफ रिसेशन अनयूजुअली हाई है, क्योंकि आज की स्पीड से अगर चांद पृथ्वी से दूर जा रहा होता तो उसके बनने के बाद से आज तक का डिस्टेंस ये महज 1.5 अरब साल में ही पूरा कर लेता। लेकिन हमें पता है कि चांद 4.5 अरब साल से है, जिससे ये पता चलता है कि इतिहास में ये स्पीड बहुत कम रही होगी। लेकिन इसकी स्पीड के कम ज्यादा होने के पीछे की वजह क्या है? द अटलांटिक ओशन। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के समय धरती पर टाइडल ड्रैग 3 गुना बढ़ चुका है। पहले ये इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था और इसका सीधा कारण है द साइज ऑफ अटलांटिक ओशन। स्टडीज में ये पता चला है कि धरती पर महाद्वीपों की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का बेसिन एकदम सही प्रोपोर्शन में है कि वो एक रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट कर पाए।
इस ओशन में मौजूद पानी उसी रेट से आगे पीछे जाता है जिस रेट से यहाँ पर टाइड्स बनती हैं, और इसी से एक रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होता है। नॉर्मल टाइड के बजाय बड़ी टाइड्स बनने लगती हैं। बड़ी टाइड्स मतलब ज्यादा ड्रैग। इससे पृथ्वी तेजी से स्लो होगी और इसका असर ये होगा कि चांद तेजी से पीछे जाएगा। अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन थोड़ा ज्यादा बड़ा या थोड़ा छोटा होता तो हमें ये अनयूजुअल स्पीड न देखने को मिलती। अगर आप कुछ मिलियन साल पहले टाइडल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो इतनी नहीं थी, क्योंकि उस समय कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन कुछ और थी। ये चीज भी एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। मॉडल्स ये बताते हैं कि आने वाले 150 मिलियन साल बाद ये फिर से रिपीट होगी और 250 मिलियन साल बाद ये दोबारा से खत्म हो जाएगी, और उस समय एक नया सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा। धरती की जियोग्राफी हमेशा बदलती रहती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं होगा? वेल, ये समय कभी नहीं आएगा। चांद कितना भी तेज भाग ले, लेकिन वो धरती से दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही आने वाले 5 से 10 अरब साल में हमारा सूरज एक दैत्याकार रूप लेगा और मरने से पहले ही करीब आधे सौर मंडल को निगल जाएगा। जहां तक सवाल है मानव जाति का, तो हम इंसान अगर आपस में लड़कर खत्म न हुए तो ये इवेंट हमें देखने को जरूर मिलेगा। शायद हम किसी दूसरे ग्रह से इस इवेंट को देख रहे हों, और शायद आपकी ही पीढ़ी का कोई बच्चा हमारी इस वीडियो को भी देख रहा हो। लेकिन अभी ये खतरा सिर्फ कुदरती नहीं है। हमारे दिन बड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम खुद ग्लोबल वार्मिंग करने पर तुले हुए हैं। हमें पता है कि धरती पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। समुद्रों में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे टाइड्स और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं और धरती और भी ज्यादा ड्रैग महसूस कर रही है और इसकी स्पिन और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है। करीब 600 से 900 मिलियन साल पहले जब धरती पर आइस एज थी, धरती एक स्नोबॉल बनी हुई थी, तब कोई भी टाइड्स धरती पर देखने को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ड्रैग बहुत कम था और उस स्पेसिफिक पीरियड में ल्यूनर रिसेशन ड्रामेटिकली स्लो हो गया था, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे प्लेनेट को ही गर्म नहीं कर रहा, बल्कि उसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। खैर, चांद तो आखिरी समय तक धरती के साथ बना रहेगा। भले ही ये दूर जा रहा है, लेकिन ये कभी दूर नहीं जा पाएगा। पर हमें जरूर ये समझना होगा कि हमारी एक्टिविटीज का रिजल्ट सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। आज के आधुनिक युग में हम भ्रम में नहीं जी सकते। मनोरंजन के लिए निबिरू और प्लैनेट एक्स की कल्पना तो कर ही सकते हैं, जहां आज हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की घटनाओं को हम संभावनाओं के आधार पर ही देखते हैं। तो चलिए, आज हम संभावनाओं पर विचार नहीं करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे जिसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या होगा इंसानियत और इस पृथ्वी का आखिरी अंजाम, द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनएविटेबल इवेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि आज हम इंसान इस धरती पर करीब 7.8 अरब की तादाद में हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आधुनिक मनुष्यों को इस धरती पर आए 3 से 4 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन द ग्रेट एप्स यहाँ पर कुछ मिलियन साल पहले हुआ करते थे, और उससे भी पहले कुछ स्पीसीज थीं जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो वो ग्रेट एप्स बन गए। एवोल्यूशन का ये टाइमलाइन हिस्ट्री में 50 से 60 मिलियन साल पीछे जा सकता है, लेकिन समय में पीछे जाकर हम शायद ये देखकर चौंक जाएं कि इंसान कुछ ऐसे जीवों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बेशक यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक सिंगल ह्यूमन टाइम स्केल पर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाखों सालों के एक बड़े टाइम स्केल पर एवोल्यूशन इनएविटेबल है। एवोल्यूशन रुक नहीं सकता। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी धरती पर कंडीशंस चेंज होती गईं, यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज पर जिंदा रहने का प्रेशर भी उसी तरह से बदलता रहा। जो उस प्रेशर को झेलता गया वो आगे बढ़ता गया, और जो नहीं झेल पाया उसने मौका दिया
दूसरी स्पीसीज को आगे बढ़ने का। और इसी बीच जीवों में कुछ रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती गईं। कुछ म्यूटेशंस ने जीवों को उस बदलते परिवेश में ढलने में सहायता की और जीन्स ने वो खूबियां आगे की पीढ़ियों में पास ऑन कर दी और इस तरह से हम आज की दुनिया देख पाए। म्यूटेशंस आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। अनेकों खतरनाक बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं और कई बार ये चीजें हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आज से लाखों साल आगे की, बेशक हम इंसान यहाँ धरती पर तो होंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया होगा। हम बात कर रहे हैं लाखों साल आगे के भविष्य की। वहां पर मनुष्य तो होंगे ही, लेकिन शायद सब इंसान नहीं होंगे। शायद कोई और ही स्पीसीज इस धरती पर राज कर रही होंगी और ज्यादा चांसेस हैं कि वो हम इंसानों का ही एडवांस्ड वर्जन हो। लेकिन उस समय पर भी इंसान और वो स्पीशीज नेचर का अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे होंगे। ग्रह के बदलते क्लाइमेट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, दूसरी स्पीशीज और इंसानों की वजह से, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की वजह से, नई बीमारियों और कुदरती आपदाओं की वजह से उन पर भी जिंदा रहने का प्रेशर बनेगा। म्यूटेशंस होते रहेंगे और इवेंचुअली किसी न किसी वजह से अंत आ ही जाएगा। किसी आपदा से कितने लोग बचे रहेंगे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल पर आज नहीं तो कल इंसानी अस्तित्व खत्म होगा और वो हमारे लिए इस दुनिया के खत्म होने का पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत खुद हमारे खत्म होने से होगी। इसके अलावा जो इंसान दूसरे ग्रहों पर रह रहे होंगे या धरती से माइग्रेट कर चुके होंगे, वो शायद इस धरती पर कभी वापस आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी भयानक होगा। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ्स ओशंस। वैसे धरती को छोड़कर जो इंसान कहीं और चले गए होंगे, क्या एवोल्यूशन वहां पर उनका पीछा छोड़ देगा? ये सवाल आपके लिए है। खैर, धरती पर अगर वापस आए आज के समय में, तो ये हमें खुशकिस्मती लगती है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती ठीक उसी साइज और मास की है जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। ऐसे पैरामीटर्स के ढेरों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमारा ग्रह बनता है, जहां हमें जमीन पर बहता हुआ पानी जिंदगी के पनपने का जरिया बन जाता है। और अगर इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक में भी हल्का सा बदलाव आता है, तो यहाँ पर लाइफ की सारी इक्वेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें धरती के जीवन में देखने को मिलती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अरबों साल पहले धरती समुद्र से पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसी समुद्री दुनिया की तरह, जहां पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स जीवन ने अपनी शुरुआत की। जमीन पर जीवन इसके करोड़ों साल बाद आया, पर इस दौरान एवोल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा ये सूरज भी एवोल्यूशन का ही शिकार है, और सबसे पहले ये इस धरती से समुद्र छीन लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सूर्य अपने अंदर की हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलता जाएगा, सूर्य और भी गर्म होगा और एक्सपैंड होने लगेगा। वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगेगा। करीब 1 से 2 अरब साल बाद सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि जैसे ही वो धरती के समुद्रों को हिट करेगी, धरती के समुद्र उबलने लग जाएंगे। जैसे ही समुद्र उबलने लगेगा, धरती का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा, और जिसका नतीजा होगा एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा, और उस समय हमारा ग्रह भी वीनस की तरह नर्क बन जाएगा। धरती पर कंडीशंस जीवन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी। सरफेस पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच पाएंगे जो बादलों के ऊपर रह सकते हैं, और इस तरह से कुदरती फैसला धरती पर आगे की जीवन की दिशा तय करेगा। लेकिन इंसान तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या धरती छोड़कर जा चुके हैं। फिर भी कुदरत धरती के लिए और भी बेरहम होती जाएगी, और आगे का फेज और भी खतरनाक होगा। द बैरन रॉक। आप सोच रहे होंगे कि समुद्रों का उबल जाना और भाप बनकर उड़ जाना बहुत बुरा था, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि धरती पर मौजूद हर एक चीज
टूटकर बिखर जाएगी और उसके एटम तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हर वो चीज जो कभी इस सतह पर रहा करती थी वो राख में तब्दील हो जाएगी। हर एक चीज का नामो निशान मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आज हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी पर हैं। आने वाले 5 से 7 अरब सालों में धरती के साथ कुछ ऐसा ही होगा जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तब महाप्रलय शुरू होगा। इसकी कोर हीलियम और हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और गर्म भी, जिसकी वजह से सूर्य की आउटर लेयर्स फैलने लगेंगी। जैसे ही सूरज एक्सपेंड होगा उसकी बाहरी परतें ठंडी पड़ती जाएंगी, लेकिन इसके उलट सूरज और भी ज्यादा लुमिनस होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कोर और ज्यादा गर्म और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी वहां पर हीलियम फ्यूजन की शुरुआत हो जाएगी और हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार से एक सब जाइंट में बदल जाएगा और फिर सब जाइंट से फुल फ्लेजेड हीलियम बर्निंग रेड जाइंट में। और हमारी धरती भी फिर अपनी एग्जिस्टेंस के प्रेशर को फील करेगी, लेकिन वो इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमारा सूरज आज के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसकी चमक आज से हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। धरती पूरी तरह से उजड़ जाएगी और ये अपने ऑर्बिट से धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी। नजदीकी ग्रहों मरकरी और वीनस को सूरज कब का निगल चुका होगा। हालांकि हीलियम बर्निंग का ये जो फेज होगा वो बहुत लंबा चलेगा, लाखों करोड़ों से लेकर अरबों साल तक, और आखिरकार सूर्य से हीलियम भी खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा इसकी कोर और कॉन्ट्रैक्ट और गर्म हो जाएगी और फिर कोई एडिशनल फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी। सूरज जल्द ही मर जाएगा। एक बड़े धमाके के साथ इसकी कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगी और इसकी परतें और ऊपरी सतह धमाके के साथ स्पेस में उड़ जाएगी, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। अगर इस फेज के दौरान उस रेड जाइंट ने धरती को नहीं निगला फिर भी धरती के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, और अगर निगल लिया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये एक कब्रिस्तान बन चुके सौरमंडल में लगातार घूमती रहेगी और एक बुझे हुए छोटे से तारे का चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये कहानी का अंत नहीं है। स्वैलोड और रिजेक्टेड। अब चाहे धरती से इंसान बहुत पहले ही खत्म हो गए या छोड़कर चले गए या फिर ये धरती रहने लायक नहीं बची, उसके बाद यहाँ पर मौजूद सबसे बेशकीमती चीज पानी पर हमला हुआ। उसके समुद्र सूख गए, वो उबलकर भाप बन गए। इसके बाद सब कुछ राख में बदल गया और फाइनली धरती अरबों साल तक कब्रिस्तान बने इस सौरमंडल में घूमती रहेगी। कॉस्मिक रेज क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पर बरसती रहेंगी, लेकिन हमारी धरती उस समय भी किसी लाश की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष में ठंडे पड़ चुके तारे के इर्द गिर्द ये मंजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोलिजन, कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराकर इसे खत्म न कर दे या फिर अपने आप में समाकर इसका अस्तित्व न मिटा दे। ये ब्रह्मांड वाकई एक भयानक जगह है जहाँ पर वायलेंट चीजें होती रहती हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है, इजेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती को ग्रेविटेशनली इस सौरमंडल से बाहर निकालकर फेंक देगा, और धरती किसी बेकाबू ग्रह की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहेगी। स्लो डेथ। धरती इसी सौरमंडल में बनी रहेगी जहां ना तो सूरज का प्रकाश होगा और न ही गर्मी। ये उस ड्वार्फ स्टार को अनगिनत बार ऑर्बिट करेगी और अंत में अरबों खरबों साल बाद उसी में समा जाएगी, और धरती की कहानी कुछ इस तरह खत्म होगी। ये दुनिया लाजमी तौर पर एक दिन खत्म होगी जहां हम रहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अगर क्रिएशन एक फैक्ट है तो डिस्ट्रक्शन एक अल्टीमेट फैक्ट है, और यहाँ पर हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि हमारी आज तक की विज्ञान की समझ और साइंटिफिक अचीवमेंट से निकाला गया एक नतीजा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर धरती का फ्यूचर हम जानते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य है वो हमारे हाथों में है, हमारे दायरे में है। वो हमारी चॉइस है कि एज अ स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें भविष्य भी दिखा सकता है, लेकिन उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे जीना है आजादी और आत्मसम्मान के साथ, वो हमें तय करना होगा।
ताकि हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा और बेहतर और एक लंबे समय तक एज अ ह्यूमन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। और दोस्तों, साथ ही पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए और पैसे कमाइए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।